माँ का भेदभाव। सुमित्रा और विनोद के दो संतान थे, बेटा अनुज और बेटी अंजलि। सुमित्रा और विनोद अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, तो वहीं अपनी बेटी को एक बोझ समझते थे। ऐसे ही एक दिन, सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी कि अब तो आपकी पोस्ट बढ़ गई है और सैलरी भी, तो क्यों ना अब हम अपने बेटे अनुज को प्राइवेट स्कूल में भेजें, किसी हाई फाई स्कूल में, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। अरे सुमित्रा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं कल ही अनुज का एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवाने जा रहा हूँ। अंजलि अपने माता पिता की ये बात सुन लेती है और वो भी अपने भाई के साथ बड़े स्कूल में जाना चाहती थी, इसलिए खुश होकर अपने माता पिता से कहती है, पापा, कल आप भैया का एडमिशन करवाने जा रहे हो, क्या अब मैं और भैया एक साथ एक ही स्कूल में जाएंगे? कितना मज़ा आएगा। हम दोनों भाई बहन बड़े स्कूल में पढ़ाई करेंगे। लड़कियों को हवा में नहीं उड़ना चाहिए, और वैसे भी इतना ज़्यादा पढ़ लिख कर तू क्या करेगी? तेरे लिए तो सरकारी स्कूल ही अच्छा है। और पैसे पेड़ पर नहीं उगते जो हम अपने पैसे बेटी की पढ़ाई पर खर्च करें। अपने माता पिता की ऐसी बातें सुनकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विनोद अपने बेटे का शहर के सबसे बड़े स्कूल में दाखिला करवा देता है, तो वहीं अंजलि अब भी सरकारी स्कूल में जाती है। विनोद अपने बेटे की पढ़ाई पर खूब खर्चा करता है, तो वहीं अपनी बेटी की पढ़ाई पर ज़रा भी ध्यान नहीं देता। माँ देखो, मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ, मुझे इनाम मिला है। अरे तू स्कूल में फर्स्ट ही तो आई है ना, फर्स्ट आकर तूने कोई तीर नहीं मारा। अब जाकर घर के थोड़े काम कर ले। इस तरह से सुमित्रा अंजलि को घर के काम में लगा देती है। कुछ देर बाद उदास अनुज घर आता है, जो कि एग्ज़ाम में फेल हो चुका था। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फेल हो गया, पर मैं आपसे वादा करता हूँ अगली बार मैं खूब मेहनत करूँगा। इस बार अगर मेरी तबीयत खराब ना होती ना, तो मैं भी अंजलि की तरह फर्स्ट आता। अरे मेरे लाल, तू फिक्र क्यों करता है? कोई बात नहीं, तू मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ, तेरे पापा कुछ नहीं कहेंगे, मैं समझा दूंगी उन्हें। इस तरह से सुमित्रा और विनोद अपने बेटा बेटी में फ़र्क रखते हैं। अनुज को वो सारी खुशियाँ देते हैं जो उसे चाहिए होती है, तो वहीं दूसरी ओर बेचारी अंजलि सारी खुशियों से वंचित रहती है। समय के साथ उनके दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। आ गए आप, अब जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। अरे अंजलि, कहाँ मर गई? पापा के लिए खाना लगा दे। पता नहीं कब तक खाना निकालेगी, बहुत भूख लग रही है। जल्दी से अनुज को बुला लो ना, आज मैं अपने बेटे के साथ खाना खाऊंगा। लगता है मुझे ही उठना पड़ेगा। इस लड़की से मैं तो परेशान हो गई हूँ। इतनी बड़ी हो गई है, कुछ दिनों बाद इसकी शादी हो जाएगी, पर यह नहीं कि घर के काम करना सीख लूँ। सुमित्रा भड़कती हुई अंजलि के पास जाती है और उसे सुनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद अनुज और विनोद खाना खाते हैं और खाते समय अनुज अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, कितने दिन हो गए बाहर का कुछ नहीं खाया, आज कुछ बाहर का मंगवाते हैं ना। तो आज मेरे बेटे का बाहर से खाना खाने का मन है। सुनिए ना जी, बहुत दिन हो गए, अनुज के लिए कुछ बाहर का खाना ऑर्डर कर दीजिए ना। माँ, मेरा भी कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है, पापा से कहिए ना मेरे लिए भी कुछ ऑर्डर करें। अरे चुप कर, कुछ नहीं आएगा तेरे लिए बाहर से, घर में जो बनाए वही खा ले। ज़्यादा चटोरी जुबान मत रख, समझी? ससुराल में ये भी नसीब नहीं होगा तुझे। एक बार फिर अपनी माँ का भेदभाव देखकर अंजलि चुप हो जाती है। अब इसी तरह से समय बीतता है और अंजलि 12वीं पास कर लेती है। माँ, मैंने 12th पास कर ली है, अब मुझे भी भैया की तरह कॉलेज जाना है, कुछ पैसे दे दीजिए ना एडमिशन करवाने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं आगे पढ़ाई करने की, इतना पढ़ा दिया काफ़ी है। इतना पढ़ाना ज़रूरी था, वरना कोई तुझसे शादी नहीं करता। पर माँ, भैया तो प्राइवेट स्कूल में गए और अब प्राइवेट कॉलेज में भी, और आप मुझे थोड़े से पैसे भी नहीं दे रहे। मैं तो सरकारी कॉलेज में जाना चाहती हूँ। अरे क्या करना है तुझे इतना पढ़ लिख कर, हैं? आखिर में तो चूल्हा चौका ही तेरे काम आएगा ना कि पढ़ाई, समझी? चुपचाप घर में बैठ जा और घर के काम करना सीख ले, बहुत जल्द तेरे हाथ पीले करने हैं। इस तरह अंजलि के माता पिता उसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं और बहुत जल्द उसकी शादी एक मिडिल क्लास के लड़के से करवा देते हैं। शादी के बाद अंजलि अपने ससुराल में रहती और उसके माता पिता एक बार भी उसकी खबर नहीं लेते।
तो वहीं दूसरी ओर अनुज अब विदेश जाने की जिद करता है। पापा, मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना है, कुछ पैसे दे दीजिए। यहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं है, इसलिए हर बार मेरे कम मार्क्स आते हैं। अरे बेटा, अभी कुछ साल तू यहीं पढ़ाई कर ले, मेरे पास पैसे भी नहीं है। जो भी पैसे थे सारे पैसे तेरी बहन की शादी में खर्च हो गए। इसका मतलब आपको अपनी बेटी से प्यार था, इसीलिए आपने अपने सारे अरमान अंजलि की शादी में पूरे किए और सारे पैसे उस पर उड़ा दिए। मेरे लिए कुछ नहीं रखा। मैं कुछ नहीं जानता। माँ, पापा से कहिए मुझे विदेश जाना है, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, मैं भी जाऊँगा। देखिए ना जी, हमारा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है, क्यों मना करके उसका दिल तोड़ रहे हैं। किसी से कर्जा लेकर भेज दीजिए ना हमारे बेटे को विदेश, आखिर यही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अब विनोद अपना घर गिरवी रखकर अपने बेटे को विदेश भेज देता है। पर विदेश जाने के बाद अनुज अपने माता पिता से सारे रिश्ते तोड़ लेता है और फिर कभी वापस नहीं आता। देखते देखते कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि विनोद उन कर्ज़ों को चुका नहीं पाता और एक दिन सुमित्रा अपने बेटे को फ़ोन करती है। अनुज बेटा, तुझे विदेश गए काफ़ी साल हो गए हैं, पर अब तक तूने पैसे नहीं भेजे। कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तेरे पापा की भी तबीयत खराब रहने लगी है। अब हम लोग एक किराए के मकान पर हैं, कुछ कर बेटा। माँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? विदेश में मेरी अब खुद की भी फैमिली है। माफ़ करना, मैंने आपको बताया नहीं, पर मैंने यहाँ पर शादी कर लिया है। अब मैं कभी आप लोगों के पास नहीं आऊँगा, इसलिए प्लीज़ मुझे कभी फ़ोन मत करना। इस तरह से अनुज अपने माता पिता से सारे रिश्ते नाते तोड़ लेता है। अपने बेटे का ये बर्ताव विनोद बर्दाश्त नहीं कर पाता और हार्ट अटैक आने की वजह से वो अपना दम तोड़ देता है। विनोद के गुजर जाने के बाद सुमित्रा एक आश्रम में जाती है और उसी आश्रम में एक दिन अंजलि कुछ कंबल और पैसे बांटने आती है, जहां वो अपनी माँ को देखती है। माँ, तुम यहाँ, तुम ठीक तो हो ना माँ? तुम्हें पता है मैं घर गई थी, पर वहाँ पर भी तुम और पापा नहीं मिले। मैंने तुम दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की। तुम दोनों कहाँ चले गए थे? अंजलि बेटा, तू यहाँ, हमें माफ़ कर दे। मैंने हमेशा तुझ में और तेरे भाई में भेदभाव किया, ये सोचकर कि मेरे बुढ़ापे का सहारा तेरा भाई बनेगा, पर मेरे बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब सुमित्रा अंजलि को सारी बात बताती है। ये सुनकर अंजलि को बहुत दुख पहुंचता है, पर वो अपनी माँ की बुढ़ापे की लाठी बनती है और अपनी माँ को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जिसके बाद सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी इस गलती के लिए अपनी बेटी से माफ़ी भी मांगती है।